हेलो बच्चों, आज के वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा क्लास 11 फिजिक्स का एक नया चैप्टर नंबर 7, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रोटेशनल मोशन के बारे में, रिजिड बॉडीज क्या होती हैं, प्लेनर मोशन क्या है, ट्रांसलेशन मोशन क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट भी होगा साथ में। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ये जो हमारा चैप्टर है ये कॉम्बिनेशन है बहुत सारे अलग अलग चैप्टर्स का। यानी जितनी फिजिक्स हमने अभी तक पढ़ी है क्लास 11th की, लगभग वो सारी फिजिक्स हमारे इस चैप्टर के अंदर यूज होगी और कई नए जो टर्म्स हैं वो भी हम यहाँ पे जानेंगे। जैसे कि आप काइनेमेटिक्स की भी यहाँ बात करोगे, आप डायनामिक्स की भी यहाँ पे बात करोगे। काइनेमेटिक्स कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा है उसकी आप बात करोगे, उसके पीछे मैथमेटिक्स क्या काम कर रहा है उसकी आप बात करोगे, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की आप यहाँ बात करोगे, आप सेंटर ऑफ मास की बात करोगे जो कि पहले ही हमने कंप्लीट कर लिया, सेंटर ऑफ मास की पूरी सीरीज हमने अपलोड कर दी है, उसकी आप यहाँ पे बात करोगे। फिर आप यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करोगे, आप यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की भी बात करोगे। तो ये सारी चीजें, टाइप्स ऑफ मोशन, फिर रोटेशनल मोशन जैसे आज हम बात कर ही रहे हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको पढ़नी है। अब मैं इतने सारे ये भारी भारी नाम लेकर के आपको ये नहीं कर रहा कि आप इस चैप्टर को छोड़ के निकल ही जाओ भाई, ये इतने सारे वर्ड सुन करके कि सर ये क्या चैप्टर है, छोड़ देते हैं, चलो इसको बाद में कभी देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस चैप्टर के बिना आपकी जो फिजिक्स है वो पूरी नहीं हो सकती है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तब भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और अगर आपको फिजिक्स सीखनी है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर से आप टेस्ट कर सकते हो खुद को कि क्या आपने अभी तक जो सीखा है क्या उसमें आप परफेक्ट हो चुके हो, यानी अभी तक जितने चैप्टर्स आपने पढ़े हैं क्या वो आपने सही से सीखे हैं। तो ये इस चैप्टर के अंदर आपको पता चलेगा। तो बात करते हैं, सबसे पहला जो पॉइंट हमारा आता है कि रिजिड बॉडी क्या है। भाई आज की वीडियो में क्या पढ़ने जा रहे हैं, एक तो रिजिड बॉडी की बात करेंगे, ट्रांसलेशन मोशन के बारे में बात करेंगे, रोटेशनल मोशन के बारे में बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे प्लेनर मोशन के बारे में। तो पहला पॉइंट हम स्टार्ट कर रहे हैं कि भाई रिजिड बॉडीज क्या होती हैं। रिजिड का देखो एक अपना आम भाषा में वर्ड होता है चिड़ा। चिड़ा जिसको कहते हैं ना कि भाई अपनी जगह से हिलता नहीं है। कई बार क्या होता था कि जब आप आप तो अभी स्कूल में हो, हमारे साथ भी होता था कि स्कूल में जब आप जाते हो तो एक बच्चा ऐसा होता है आपकी सीट पे आकर के बैठ गया और आप उसको कितना भी कोहनियां मार रहे हो भाई लेकिन वो उठ नहीं रहा है, ऐसा बच्चा उसको कहते हैं चिड़ा। अब ये जो है ना ये रिजिड बॉडी है। रिजिड का मतलब क्या हो गया, बिल्कुल एकदम कठोर भाई, अपने उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं ना वो अपनी जगह से टस से मस नहीं होना चाहते, ऐसी बॉडी को आप रिजिड बॉडी कहते हैं। इसको अगर आप थोड़ा सा फिजिकल यानी फिजिक्स के लेवल पे डेफिनेशन की बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि एक वो बॉडी जिसके अंदर के दो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस हमेशा सेम रहती है, आप चाहे उसको लात मारो, चाहे फेंको, चाहे कहीं भी ले जाओ, ऐसी बॉडी को आप रिजिड बॉडी कहेंगे। ठीक है, जैसे ये मार्कर भी एक रिजिड बॉडी, इसको मान सकते हो। वैसे तो कोई भी बॉडी परफेक्टली रिजिड तो नहीं होती है। ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, जैसे ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक बॉडी है और इसके अंदर कोई भी दो पार्टिकल हैं, इसके एक इंटरनल पार्टिकल, एक ये पार्टिकल और एक ये पार्टिकल, इन दोनों के बीच ये डिस्टेंस जो है ये कभी भी बदलनी नहीं चाहिए। दो पार्टिकल, इसके आपने कोई भी दो पार्टिकल माने, एक पार्टिकल ए और दूसरा पार्टिकल बी, और इन दोनों के बीच की ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है वो कभी बदलती नहीं हो, तो ऐसी बॉडी को आप रिजिड बॉडी कह सकते हैं। जैसे नॉर्मली अगर आप देखोगे तो जितनी भी बॉडी, जैसे मान लो कोई एक बॉल है, रबर की बाल है, तो क्या होगा, उसको आप प्रेस करोगे तो प्रेस हो जाएगी, तो उसके अंदर के सारे पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस चेंज होगी। भाई दो पार्टिकल, आपने उस बॉल के अंदर कोई भी दो पार्टिकल मान लिए, आपने जैसे उसको कंप्रेस किया, उसके पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस कम हुई ज़्यादा हुई, कम हुई ज़्यादा हुई, मतलब उनके पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस चेंज हो गई। लेकिन रिजिड बॉडी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। फिजिक्स के अंदर आपकी परफेक्टली रिजिड बॉडी वही होगी कि जब इसमें एक पार्टिकल और दूसरा पार्टिकल, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कभी भी चेंज ना हो। क्या ऐसी बॉडी कभी मिलना पॉसिबल है? नहीं है। चाहे कोई स्टोन ही क्यों ना हो,
चाहे कितना ही हार्ड आयरन स्ट्रक्चर ही क्यों ना हो, लेकिन अगर उस पर आप हैमर करते हो, उस पर आप कुछ ना कुछ करते हो, गिराते हो, धकेलते हो, भाई फोर्स लगाते हो, तो थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन तो यार होता है, ठीक है। लेकिन आप फिजिक्स के अंदर मान के चलेंगे कि आपकी जो ऑब्जेक्ट है इस चैप्टर के अंदर वो परफेक्टली रिजिड है। इस चैप्टर का नाम ही क्या है? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। आप जब एक पार्टिकल की बात करो, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मतलब क्या? ये हमारा मार्कर, ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है। आप क्या जानते हैं उसमें कितने पार्टिकल्स हैं? इसमें 2 पार्टिकल्स हो सकते हैं, इसमें 1000 पार्टिकल हो सकते हैं, इसमें कितने सारे एटम्स होंगे यार। तो क्या है ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स? ये बहुत सारे पार्टिकल्स का सिस्टम है, यही तो है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। और फिर रोटेशनल मोशन, ये चैप्टर में ना गोल गोल घूमोगे तुम भी, मतलब डरा नहीं रहा हूं, बस ऐसे गोल गोल घूमना पड़ेगा तुम्हें भी साथ साथ। अगर तुम साथ साथ नहीं घूमे ना, मतलब जो ऑब्जेक्ट घूम रहा होगा उसके सेंटर ऑफ मास पे अगर बैठ के तुम नहीं घूमे, तो इसका मतलब ये देख लेना कि बाद में बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो साथ साथ गोल गोल तुम्हें भी घूमना पड़ेगा, ये चैप्टर तुम्हारी भी रोटेशनल मोशन करवा देगा। तो रिजिड बॉडी आपको समझ में आ गया। दूसरी चीज बात आती है कि जो ट्रांसलेशन मोशन है वो क्या है। ट्रांसलेशन मोशन का मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट सीधा सीधा चले। ये भी 2 तरह की होती है, एक तो रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन मोशन, यानी एक ही डायरेक्शन में रेक्टिलिनियर, एक लाइन पकड़ ली भाई, लाइन के अंदर ही चले जा रही है, रेक्टिलिनियर। और एक होता है कर्विलिनियर, यानी कर्व लाइन के अंदर। जैसे देखो कोई भी एक अगर मोशन हो, वो ट्रांसलेशन मोशन कब होगा? ये कोई आपका ऑब्जेक्ट है और ये मोमेंट करे, ये ऑब्जेक्ट मोमेंट करके आया, ये इसके अंदर 2 पॉइंट हमने एज्यूम कर लिए थे, ठीक है, ये 2 पॉइंट थे जो हमने एज्यूम कर लिए थे। इसके अंदर भी वही सेम 2 पॉइंट यहां पे होंगे। ये 2 पॉइंट हैं, एक ए है और दूसरा बी है। एक ए पॉइंट है और ये दूसरा बी पॉइंट है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, यहां पे ये क्या है? पोजीशन नंबर 1 और ये क्या है? पोजीशन नंबर 2। मोशन करने के पहले और मोशन करने के बाद, ये मोशन कर रहा है ऑब्जेक्ट ऐसा मान लो, तो आपने इसके कोई भी 2 पोजीशन उठाए, एक ये और एक ये, बीच में तीसरा और उठा लो, चौथा और उठा लो। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है ट्रांसलेशन मोशन में कि यहां ये जो इन दोनों पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस है, ये कैसी होनी चाहिए? एकदम मेंटेन रहनी चाहिए, क्योंकि ये रिजिड बॉडी है। आप मान के चलना कि ये परफेक्टली रिजिड बॉडी है। अब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना, वो हमेशा होनी चाहिए एक दूसरे के पैरेलल। ये दोनों बॉडीज एक दूसरे, यानी इन दोनों के बीच की जो लाइन ज्वाइनिंग है, इन दोनों पॉइंट को लाइन जो ज्वाइन कर रही है ना, वो एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। आप मेरी बात को नहीं समझ पाए होंगे। देखिए, समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे तो आप और समझो। देखो यहां पे मैंने इस ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा है, अगर ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा घूम जाता ना, थोड़ा सा भी अगर घूम जाता, रोटेट हो जाता, तो क्या होता? क्या ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो पाती? ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं था। ये लाइन यहां सीधे रहती और ये लाइन ऐसे टेढ़ी हो जाती। तो क्या ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं? नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारी मोशन ट्रांसलेशन मोशन भी नहीं है। ये बहुत क्लियर बात है कि अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा हो, उस टाइम पे उसके 2 इंटरनल पार्टिकल्स की लाइन जो जिनको ज्वाइन करेगी, वो लाइन ज्वाइनिंग है, वो हमेशा कितनी भी पोजीशन क्यों ना चेंज हो जाए ऑब्जेक्ट की, वो एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो उस ऑब्जेक्ट की मोशन होगी ट्रांसलेशन मोशन। बहुत क्लियर बात है। अब देखो, अगर ये ऑब्जेक्ट ने एक ही लाइन में ट्रेवल किया हो, अगर ये ऑब्जेक्ट ने बिल्कुल सीधे एक लाइन में ट्रेवल कर लिया हो, बिल्कुल एक लाइन में, तो ऐसी मोशन को आप क्या कह देंगे? रेक्टिलिनियर। रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन, रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन मोशन, इसको आप कहेंगे रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन मोशन। एक लाइन के अंदर मोशन हो रहा है और इसके इंटरनल पार्टिकल्स को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, 2 कोई भी इंटरनल पार्टिकल्स उठा लो, वो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। चाहे आप उसको यहां टेस्ट कर लो, इस ऑब्जेक्ट को यहां रख दो, भाई ऑब्जेक्ट यहीं से तो मोशन करते हुए गया होगा, बीच में ये पोजीशन उठा लो, तब भी ये पैरेलल होंगी। उसके बाद यहां भी पैरेलल होंगे, आगे भी पैरेलल होंगे, अगर ट्रांसलेशन मोशन है और एक लाइन के अंदर है। पहली बात हो गई। दूसरी बात, और पाथ कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट। जिस रास्ते से गया है वो पाथ अगर स्ट्रेट है और लाइन ज्वाइनिंग है वो एक दूसरे के पैरेलल है, तो मोशन होगी रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन मोशन। कर्विलिनियर कब हो जाएगी? 2 ऑब्जेक्ट, सेम 2 ऑब्जेक्ट है मेरे पास, सेम 2 ऑब्जेक्ट है, ये हमारी एक बॉडी है और ये बॉडी मान लेते हैं क्या है? परफेक्टली रिजिड है।
ये बॉडी है, इनको कैसा मान के चलेंगे, परफेक्टली रिजिड है। रिजिड बॉडी मैंने बता दी कि इनके पार्टिकल्स के बीच के डिस्टेंस चेंज होना लगभग ना के बराबर है। ठीक, तो इसमें भी 2 पॉइंट हैं। पहले 2 बॉडी बना लेता हूं, मतलब बॉडी तो एक ही है लेकिन ये मूव करके गई है वहां तक। यही हमारी बॉडी है और ये मूव करके वहां तक पहुंच गई है। आप कहेंगे सर छोटी है, ये छोटी बड़ी कैसे हो गई मूव करते करते, बस बन गई मेरे से छोटी बड़ी, बाकी है तो ये उतनी ही। ठीक है, इनके बीच की जो लाइन इनको ज्वाइन करेगी, इसका कोई भी पार्टिकल लिया ए और इसका कोई भी पार्टिकल लिया बी, एक इसका पार्टिकल लिया ए और इसका भी पार्टिकल बी, ये हमने एक पोजीशन उठाई। आप यहां उठा सकते थे, यहां उठा सकते हैं, मोशन करते हुए जा रही है, लेकिन ये मोशन ऐसे करते हुए जा रही है कर्व पाथ में। कैसे मोशन करते हुए जा रही है, कर्व पाथ में। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो मूवमेंट कर रहा हो कर्व पाथ में, अगर कोई ऑब्जेक्ट, ध्यान से सुनना, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करते जा रहा है कर्व पाथ में, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करते जा रहा है कौन से पाथ में, कर्व पाथ में, लेकिन इन दोनों पार्टिकल्स के बीच जो लाइन ज्वाइनिंग है वो अभी भी एक दूसरे के पैरेलल है, तो फिर ऐसे मोशन को कहा जाएगा कर्वीलिनियर ट्रांसलेशन मोशन। क्या कहेंगे, कर्वीलिनियर ट्रांसलेशन मोशन। अगर आपका पार्टिकल ऐसे सीधे जा रहा हो, बाई स्ट्रेट जा रहा हो, हाँ, ऐसे सिचुएशन में ए और बी 2 रॉकेट जा रहे हैं, रॉकेट ऐसे है ना, बिल्कुल सीधे एकदम, है ना, और उनके पार्टिकल्स, और रॉकेट कैसे एकदम रिजिड बॉडी है, उनके पार्टिकल्स के बीच डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही। तो ये पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस जो लाइनिंग ज्वाइनिंग एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल हो, तो ऐसी सिचुएशन को आप कहेंगे रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन मोशन। और अगर एक ऑब्जेक्ट है वो कर्व पाथ में मोशन करते जा रहा हो, पर उनके दोनों पार्टिकल्स, इन्हीं ऑब्जेक्ट के इंटरनल पार्टिकल्स की लाइन ज्वाइनिंग अभी भी 2 पोजीशंस पे पैरेलल दिखाई दे रही है, तो आप कहेंगे कि ये मोशन कैसा था, कर्वीलिनियर ट्रांसलेशन मोशन। आई थिंक आपको ये बात बहुत क्लियर हो चुकी है। इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा रोटेशनल मोशन क्या है। स्क्रीनशॉट लो। सेकेंड टाइप आता है रोटेशनल मोशन। ये रोटेशनल मोशन क्या है, जैसे ये है मेरे पास कोई एक मार्कर, और ये मार्कर है वो मेरे पास एक टेबल पे रखा हुआ है, और मैं इसको अगर ऐसे स्टिक करूं क्या होगा, मार्कर विल बी रोटेट, मार्कर धीरे धीरे रोटेट करने लगेगा। ये जो रोटेट होगा इस मोशन को कहा जाएगा रोटेशनल मोशन। आपने फैन को देखा है रोटेट करते हुए, रोटेशनल मोशन। कोई गाड़ी चल रही है उसका जो व्हील रोटेट कर रहा है, कौन सा मोशन है, रोटेशनल मोशन। तो मतलब रोटेशनल मोशन हम कहेंगे किसको, कोई एक फिक्स एक्सिस हो और उसके चारों तरफ सिस्टम के सारे पार्टिकल्स अगर रोटेट करते हो, इस तरह की मोशन को कहा जाता है रोटेशनल मोशन। सिस्टम मतलब क्या, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, जैसे 1000 हो सकते हैं, 2000 हो सकते हैं, कितने भी तो हो सकते हैं। तो ये एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, और अगर मैं इसको एक एक्सिस इसकी फिक्स कर लूं, जैसे ये एक्स एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस हो गई, या कोई भी एक एक्सिस फिक्स कर दूं, जैसे मेरे पास ये है एक ऑब्जेक्ट, ये कोई एक मार्कर मान लो हमारा, चाहे ये कोई आयरन रोड हो सकती है या कुछ भी हो सकता है, और यहां मैं कोई एक एक्सिस फिक्स कर दूं, जैसे ये है वो एक्सिस हमने फिक्स कर दी, ये एक्सिस है ना वो इस पॉइंट पे हमने फिक्स कर दी, यानी इसको कर दिया हमने पाइवोट, इसको हमने पाइवोट कर दिया। पाइवोट का मतलब क्या है कि हमने इसको फिक्स कर दिया एक जगह पे बिल्कुल। तो अब ये एक्सिस के चारों तरफ अब ये अगर ये एक सिस्टम है पार्टिकल्स का, ये मार्कर है तो इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स रहे होंगे, एक पार्टिकल, 2 पार्टिकल, तो मान लो यहाँ पे कोई एक ए पार्टिकल है, यहाँ पे कोई इसका बी पार्टिकल है, ये कोई सी पार्टिकल है, एक कोई डी पार्टिकल है, एक कोई ई पार्टिकल है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल होंगे। और ये मार्कर मान लो मैंने इसको यहाँ से मारा तो ये ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, ऐसे रोटेट करेगा। तो यानी एक कोई हमारे पास फिक्स एक्सिस हो, जिसको एक्सिस ऑफ रोटेशन कहा जाता है, जो फिक्स एक्सिस होती है ना, जो कि फिक्स एक्सिस, जिसको फिक्स एक्सिस मानते हैं उसको कहा जाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको कहा जाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये फिक्स एक्सिस है, इसको कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके चारों तरफ अगर सिस्टम के इंटरनल पार्टिकल्स,
ध्यान रहे मैं पूरे सिस्टम की बात नहीं कर रहा, फिर वो सर्कुलर में चला जाएगा। ये भी समझाऊंगा कि सर्कुलर और रोटेशन में फर्क क्या है। ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं केवल इस पॉइंट को फिक्स कर देना चाहता हूं और इस पॉइंट को भी फिक्स नहीं कर रहा। मैं जरूरी नहीं कि पॉइंट फिक्स हो, मैं सेंटर ऑफ मास को मान लूंगा बाद में फिक्स, ठीक है। तो मैं सिर्फ इस पे एक पॉइंट पे एक एक्सिस को फिक्स कर रहा हूं और इस एक्सिस के चारों तरफ क्या होगा, ये रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा। एक्सिस तो फिक्स है हमारी, ये रोटेट करेगा। तो इस सिस्टम के सारे पार्टिकल्स, इसका ए पार्टिकल, बी पार्टिकल, सी पार्टिकल, यार कुछ टाइम के बाद इसकी पोजीशन कुछ ऐसे नजर आएगी मुझे। कुछ टाइम के बाद जब ये एक हल्का सा राउंड रोटेट करेगी तो मुझे ये रोड है वो ऐसी नजर आएगी कुछ। तो आप देखो कि जो मेरा ए पार्टिकल है वो कहाँ आ चुका है। ए पार्टिकल यहाँ आ चुका है, ये देखो इधर आ चुका है। बी पार्टिकल यहाँ आ चुका है, ये देखो बी पार्टिकल रोटेट करके यहाँ आ चुका है। ऐसे ही सी पार्टिकल है वो जा चुका है, ऐसे ही डी पार्टिकल है वो जा चुका होगा, ऐसे ही ई पार्टिकल, देखो ए पार्टिकल यहाँ से वहाँ पहुँच गया, बी पार्टिकल पहुँच गया, सी पार्टिकल पहुँच गया, डी पार्टिकल पहुँच गया, ऐसे ही ई पार्टिकल भी पहुँच गया होगा। मतलब इसने रोटेट किया और ये सारे पार्टिकल्स ऐसे मूवमेंट करते रहेंगे, फिर से यहीं आ जाएंगे, फिर यहीं जाएंगे, फिर से आ जाएंगे, फिर से आ जाएंगे। ये लगातार चलता रहेगा। एक ये पॉइंट फिक्स है और इसके चारों तरफ ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं कर रहा, नहीं, ऑब्जेक्ट का ही कोई एक पॉइंट है, समझ गए ना, जिसपे हमने एक एक्सिस को मान लिया है। और उस ऑब्जेक्ट के अंदर के यानी उस सिस्टम के अंदर के सारे पार्टिकल ए बी सी डी ई एफ जी जितने पार्टिकल हैं वो सारे पार्टिकल्स एक एक्सिस के चारों तरफ रोटेट अगर कर रहे हों तो ऐसी मोशन को कहा जाता है रोटेशनल मोशन। बहुत आसान है, बहुत आसान है, थोड़ा सा बस समझने का डिफेक्ट है। अच्छा, सर्कुलर मोशन जब क्या होती है, अगर ये रोटेशनल मोशन है तो सर्कुलर मोशन क्या होती है? उसमें आप क्या करते हो, जैसे मेरा ये मार्कर है, मैं इसको एक धागे से बांध दूं और उस धागे को मैं कर दूं फिक्स एक जगह पे और उसके चारों तरफ मेरा ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, तो इस मार्कर की मोशन को सर्कुलर मोशन कहा जाएगा। समझ पा रहे हो? मैंने एक धागे से इस मार्कर को बांध दिया, एक स्टोन को बांध दिया और मैं उसको ऐसे रोटेट करवाता जा रहा हूं। ऐसे टाइम के अंदर इस ऑब्जेक्ट की, उस पत्थर की या इस मार्कर की मोशन को कहेंगे सर्कुलर मोशन। यानी एक पॉइंट के चारों तरफ कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा है। मैं एक डिस्क बांध दूं और डिस्क को ऐसे रोटेट करवाऊं, ऐसे रोटेट करवाऊं, डिस्क की मोशन को कहेंगे कैसी मोशन? सर्कुलर, रोटेशनल नहीं कहेंगे। हाँ, अगर डिस्क को एक पॉइंट पे फिक्स कर दिया और डिस्क को ऐसे घुमाया जा रहा है, डिस्क को ऐसे घुमाया जा रहा है, मान लो मार्कर में डिस्क को डाल दिया ऐसे और फिर ऐसे घुमाया जा रहा है, इस मोशन को कहा जाएगा, क्योंकि डिस्क के पार्टिकल्स क्या कर रहे होंगे? रोटेट कर रहे होंगे। आर यू क्लियरिंग द पॉइंट? आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? देखिए, डिस्क है और डिस्क के अंदर एक बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, और वो सारे पार्टिकल्स अपने चारों तरफ, एक बीच के किसी पॉइंट के चारों तरफ क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं। तो ऐसी मोशन को, पूरा ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं कर रहा, पूरी डिस्क को धागे से बांध के नहीं घुमा रहे, वो तो सर्कुलर है। लेकिन डिस्क के अंदर के पार्टिकल्स अगर किसी बीच में किसी एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के चारों तरफ घूम रहे हो तो इसको रोटेशनल मोशन कहेंगे। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन के बीच का क्या डिफरेंस होता है। ये बात आपको क्लियर हो गई। इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा कि प्लेनर मोशन के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट लो आप। थर्ड है प्लेनर मोशन। तो प्लेनर मोशन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल का यूज करेंगे। जैसे ये मेरे पास कोई भी एक एक्सिस है, ठीक है, आप इसको कोई भी एक सरफेस मान सकते हैं। मान लो ये रोड है या फर्श है, फ्लोर है, कुछ भी है, और इसके ऊपर हमारी कोई एक बॉडी रखी हुई है। ये हमारी एक बॉडी रखी हुई है, ये कोई गाड़ी का टायर मान लो आप, और इसके अंदर कोई भी दो पॉइंट आप ले लो। ये इसके सेंटर पे मैंने पॉइंट मान लिया एक, और इसके सरफेस पे एक पॉइंट मान लिया। ये पॉइंट हो गया ए और ये पॉइंट हो गया बी। समझ पा रहे हो? यहां इस सर्कल ने क्या किया? रोटेट किया। ये हमारा टायर है, सर्कल है, जिसने भी है, ये रोटेट किया, इसने एक राउंड घूमा तो थोड़ा आगे पहुंच गया, फिर ये एक राउंड और घूमा तो फिर ये आगे पहुंच गया, फिर ये एक राउंड और घूमा तो थोड़ा सा और आगे पहुंच गया होगा। ये बात आपको क्लियर हो रही है? अभी मैं क्या करूं कि सोचो अगर मैं इसको रोटेट करवा के ना लाता, मैं इसको सीधा उठा के ही एक पॉइंट आगे ले आता। क्लियर हुई बात? टायर यहां रखा था, मैं टायर को ऐसे घुमा घुमा के नहीं लाया। टायर ने दो तरह से मूवमेंट किया। अगर आप देखोगे ना, टायर ने दो तरह से मूवमेंट किया। पहला तो क्या हुआ, वो आगे की तरफ गया। क्या टायर अपनी जगह पे ही घूम रहा है? क्या टायर अपनी जगह पे ही घूम रहा है? नहीं, टायर आगे बढ़ रहा है, टायर आगे बढ़ रहा है। एक मोशन तो ये हो गई, स्ट्रेट लाइन में मोशन किया। दूसरा मोशन वो रोटेट भी किया,
ये दूसरा मोशन है। तो क्या ये रोटेशनल मोशन के अलावा कोई और मोशन है? ट्रांसलेशन मोशन। कैसे? अगर मैं इस टायर को यहां से उठा के यहां रख दूं, देखो ये कोई 2 पॉइंट है और ये 2 पॉइंट को बीच में वो लाइन है जो इन दोनों पॉइंट को क्या कर रही है? ज्वाइन कर रही है, ठीक है। और जो ट्रांसलेशन मोशन है उसमें मैंने आपको बात बताई थी कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट हो, यानी एक ऑब्जेक्ट अगर कोई मोशन कर रहा हो, दो ऑब्जेक्ट नहीं सॉरी, कोई अगर एक ऑब्जेक्ट है वो मूवमेंट कर रहा हो और उस ऑब्जेक्ट के अंदर इंटरनली कोई 2 पॉइंट हो, इंटरनली कोई 2 पॉइंट, जैसे ये कोई पॉइंट ए और ये कोई पॉइंट बी, ये कोई 2 पॉइंट हो और इसके बाद ये दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रही हो वो अगर एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, अगर वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाएं, तो ऐसी मोशन को क्या ट्रांसलेशन मोशन नहीं कहा जाएगा? हालांकि ये रोटेट करके आया है टायर, हालांकि ये टायर रोटेट करके आया है, पर मैंने रोटेशन वाली मोशन को छोड़ दिया, मैंने इसको फिक्स कर दिया, मैं इसको रोटेट नहीं करने दे रहा, फिक्स कर रहा हूं और धक्का मार रहा हूं, ऐसे धक्का मार रहा हूं, धक्का मार के यहां ले आया। समझ पा रहे हो? 2 टाइप की मोशन हुई थी, मैंने एक टाइप की मोशन को रोक दिया, सिर्फ दूसरी करवा रहा हूं। ये रोटेट करके वहां जाने वाला था, मैंने कहा रुक जा, मैंने इसको एक जगह पे फिक्स कर दिया और धक्का मार के यहां ले आया। समझ पा रहे हो? धक्का मार के यहां ले आया तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों पार्टिकल्स की को जो लाइन ज्वाइन कर रही है वो एक दूसरे के पैरेलल है। आप देख सकते हो वो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। ये जब लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाती है ना, तो ऐसी मोशन को कहा जाता है, जो देखो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, जो लाइन इन दोनों के पार्टिकल को, इसके इंटरनल पार्टिकल को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, परफेक्ट रिजिड बॉडीज हैं, ये पार्टिकल अपने आप नहीं हिलते हैं। हाँ, इनको जो लाइन ज्वाइन कर रहे हैं वो अभी यहाँ पे है, बाद में भी यहीं पे है, मतलब दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, देख पा रहे हो। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसी मोशन को आप क्या कहेंगे? ट्रांसलेशन मोशन। इसका मतलब जो प्लेनर मोशन है, जो प्लेनर मोशन है उसमें एक तरह की मोशन तो क्या हुई? जो प्लेनर मोशन है उसमें पहला जो पार्टिकल, पहली टाइप की जो मोशन हमें देखने को मिली, नंबर 1, वो है ट्रांसलेशन। और दूसरे टाइप की जो हमें मोशन देखने को मिली उसमें देखिए, अब एक और पोजीशन देखते हैं। अभी तो मैंने इस टायर को, देखो ये घूमते हुए आया, मैंने इस टायर को यहीं की रोक दिया। अगर मैं इस टायर को थोड़ा सा मूव करवाऊं तो इसकी अगली पोजीशन क्या होगी? बताओ मुझे। अगर मैं इस टायर को थोड़ा सा आगे ले जाके रोकूं, एक राउंड हल्का सा और रोटेट करवा दूं, तो क्या होगा? इस बार जो इसके दोनों पार्टिकल्स हैं, इसका ए पार्टिकल रोटेट होके कहीं नीचे आ जाएगा, इसका ए पार्टिकल रोटेट होकर के कहीं यहां पे पहुंच गया होगा, और यहां पे सेंटर में कौन सा पार्टिकल होगा? बी पार्टिकल होगा। और इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन करेगी, ये जो लाइन इन दोनों पार्टिकल को ज्वाइन करेगी, क्या ये दोनों लाइन अब एक दूसरे के पैरेलल हैं? नहीं है। ऐसी मोशन जिसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट है वो मूवमेंट कर रहा हो और उसके अंदर 2 पार्टिकल, ये हमारा ऑब्जेक्ट, इसके अंदर 2 पॉइंट, और उन पॉइंट को ज्वाइंट करने वाली लाइन उसके कुछ देर बाद उसके पैरेलल ना रहे, तो ऐसी मोशन को कहा जाता है रोटेशनल मोशन। तो पहले देखो एक पॉइंट पे हम देख पा रहे थे कि ये ट्रांसलेशन मोशन की तरह बिहेव कर रही थी, पर दूसरे ही पॉइंट पे हमने देखा कि इसका एक दूसरा टाइप और सामने आ गया, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन। तो इसका मतलब हमें ये बात क्लियर होनी चाहिए यहां से कि जो प्लेनर मोशन है वो सम है। प्लेनर मोशन इज द सम ऑफ 2 टाइप्स ऑफ मोशन, ट्रांसलेशन मोशन एंड रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशन मोशन, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ट्रांसलेशन मोशन एंड रोटेशनल मोशन। ऐसी मोशन अगर दोनों अगर मोशन साथ साथ हो जाएं तो ऐसी मोशन को आप कहेंगे प्लेनर मोशन। आपको समझ में आया रिजिड बॉडी क्या है? एक ऑब्जेक्ट है जिसमें 2 पॉइंट फिक्स हैं, उनको आप बिल्कुल नहीं हिला रहे, हिला सकते ही नहीं हो, चाहे कुछ भी कर दो, तोड़ो, गिराओ, उसके ऊपर बैठ जाओ, उसके ऊपर पहाड़ रख दो, फिर भी वो 2 पॉइंट एक दूसरे से कहीं नहीं जा सकते, रिजिड बॉडी। ट्रांसलेशन मोशन वो जिसके अंदर कोई भी 2 पार्टिकल के बीच में आप एक लाइन ड्रा कर लो, सिस्टम के अंदर बहुत पार्टिकल है भाई, मार्कर में बहुत पार्टिकल, 2 पॉइंट उठाओ, उसके बीच में एक लाइन बना दो। अब ये लाइन है वो इसको थोड़ा सा आगे जाने के बाद आप दोबारा इसको रोको और उस लाइन को दोबारा से उस लाइन को चेक करो और इस लाइन को चेक करो, अगर दोनों पैरेलल हैं, ट्रांसलेशन मोशन।
ठीक है। और कर्व में अगर स्ट्रेट लाइन मोशन करते हुए गया था तो रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन, और अगर कर्व करते हुए गया था तो फिर कर्विलिनियर ट्रांसलेशन मोशन। ठीक, फिर आता है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में क्या है, पार्टिकल्स किसी एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के चारों तरफ, कोई एक एक्सिस जिसको आपने फिक्स मान लिया उसके चारों तरफ रोटेट कर रहे हो। अच्छा, क्या एक्सिस का फिक्स होना जरूरी है? क्या कोई एक पॉइंट का फिक्स होना जरूरी है? हम सेंटर ऑफ मास को भी मान सकते हैं। सेंटर ऑफ मास क्या भाई, यहां पे ये मेरा एक मार्कर है, मैंने इधर 5 kg लटका दिया, इधर 5 kg, बीच में इस अंगुली पे बैलेंस हो जाएगा, बिल्कुल बीच में एकदम सेंटर में बैलेंस हो गया। सेंटर ऑफ मास पढ़ा चुका हूं, पूरी सीरीज है, जाकर के देख लो, समझ पा रहे हो ना। प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाओगे, सेंटर ऑफ मास पे पूरी प्लेलिस्ट है। तो यहां इधर और इधर दोनों साइड आपने 5 kg के स्टोन को हैंग किया है, तो बिल्कुल बीच में क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ मास। इसके सेंटर ऑफ मास के भी राउंड ये अगर रोटेट कर रहा हो ना तो रोटेशनल मोशन ही होगी। हाँ, लेकिन अगर मैं इसको धागा बांधा और फिर रोटेट कर रहा हूं, पूरे ऑब्जेक्ट को, पूरे सिस्टम को ही रोटेट करवा रहा हूं, ये मेरा सिस्टम था और पूरे सिस्टम को ही रोटेट करवा रहा हूं, तो ऐसी मोशन को आप रोटेशनल नहीं बोलेंगे, ऐसी मोशन को आप कहेंगे सर्कुलर मोशन। व्हेन सिस्टम रोटेट्स अराउंड ए पॉइंट, जब सिस्टम है ना वो रोटेट करता है किसी पॉइंट के अराउंड, तब सर्कुलर मोशन होता है। और जब सिस्टम के इंटरनल पार्टिकल किसी सिस्टम के पॉइंट के चारों तरफ ही रोटेट करते हैं, देखो क्या इंपॉर्टेंट बात है, अगर पूरा सिस्टम रोटेट करता है किसी पॉइंट के चारों तरफ तो उस सिस्टम की मोशन को सर्कुलर मोशन, मार्कर की मोशन या सिस्टम की मोशन या स्टोन की मोशन को सर्कुलर बोलेंगे। लेकिन अगर सिस्टम के अंदर के पार्टिकल्स सिस्टम के ही पॉइंट पे अगर कोई एक एक्सिस को एक ज्वाइंट कर दिया जाए, लाइन एक्सिस को पाइवोट यानी मान लिया जाए, स्टेबल मान लिया जाए, और उसके चारों तरफ अगर ये रोटेट कर रही हो तो इसका मतलब ऐसी मोशन को आप रोटेशनल मोशन। फैन के बीच का हिस्सा देखा है, फैन के बीच के हिस्से को सेंटर ऑफ मास मान लो, फिक्स पॉइंट मान लो, और तारियां वो रोटेट कर रही हैं, ये मोशन कौन सी है, रोटेशनल। हाँ, अगर पंखे को पूरे को बांध के भाई ऐसे घुमाया जा रहा हो तो ये मोशन कैसी है, ये मोशन फिर सर्कुलर हो जाती है। फिर उसके बाद हमने प्लेनर मोशन की बात करी। प्लेनर मोशन मतलब दो मोशन का कॉम्बिनेशन। पहला ऑब्जेक्ट, मैंने इस टायर को रोटेट नहीं कर देने दिया, फिक्स किया, फिक्स करने के बाद इसको धक्का मार के वहां तक ले गया, तो मतलब मुझे पता चला कि स्ट्रेट मोशन यहां तक आया था, तो स्ट्रेट मोशन तो करना पड़ा ही होगा भाई, ठीक है, कि भले ही रोटेट करते हुए आया, रोटेशन तो एक मोशन है ना, अपनी जगह पे खड़े खड़े थोड़ी रोटेट किया इसने, आगे की डायरेक्शन में किया, तो एक तो आगे की तरफ गया और एक अपनी खुद की जगह पे एक्सिस पे रोटेशन किया। तो दो तरह के मोशन हुए, एक तो ट्रांसलेशन मोशन हुआ, एक रोटेशनल मोशन हुआ। इन दोनों के सम से जो मोशन आई वो है प्लेनर मोशन। स्क्रीनशॉट लो। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि टाइप्स ऑफ मोशन क्या है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा। एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से डिनोट करते हैं। लीनियर एक्सेलरेशन दो टाइप का, एक तो आपका सेंट्रीपिटल और एक आपका टेंजेंशियल, दोनों के बारे में बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी ही पड़ेंगी भाई। मोशन होगी ना, या तो मोशन क्या होगी, एक लाइन के अंदर होगी या रोटेशनल होगी, दोनों चीजें हमें पढ़नी है। लाइन में हो जाए तो ट्रांसलेशन मोशन हो ही जाती है आपकी, और अगर सर्कुलर मतलब रोटेशनल मोशन हो जाए तो दोनों चीजें होंगी। या तो आपकी मोशन होगी वो कैसी होगी, लीनियर। तो अगर आपका डिस्प्लेसमेंट लीनियर हो जाए तो उसको एस बोल देते हो, या फिर एंगुलर। या तो कैसी मोशन होगी, लीनियर, या फिर कैसी होगी, एंगुलर, एंगल के साथ मोशन होगी या एक लाइन के अंदर होगी, दो ही तो चीजें हैं। अगर मोशन लीनियर हुई तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है एस, अगर मोशन एंगुलर होती है तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है थीटा डिस्प्लेसमेंट हो जाता है कि भाई थीटा के साथ कितना एंगल बनाया। हाँ, अगर इसके वेलोसिटी की बात करें तो लीनियर वेलोसिटी भी होती है, जो कि आप 9th से पढ़ते हुए आ रहे हो। अगर एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो हो जाता है ओमेगा। अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो दो टाइप का होता है इसमें, एक तो टेंजेंशियल होता है एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल, दूसरा एक्सेलरेशन होता है आपका ये सेंट्रीपिटल, ठीक है, और तीसरा इसमें एंगुलर के अंदर जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है आपका अल्फा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एल, ठीक है, इसमें एंगुलर मोमेंटम हो जाता है पी, ठीक है, इसमें फोर्स होता है, इसमें भाई अगर एक्सेलरेशन को चेंज कौन कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है उसका एक्सेलरेशन कम या ज्यादा कौन करेगा, फोर्स, तो फोर्स इक्वल्स टू एम ए होता है। इसमें अगर आप देखोगे तो जो फोर्स है उसकी जगह पे होता है टॉर्क इक्वल्स टू आपका इनर्शिया, है ना, इनर्शिया इनटू में ये होता है अल्फा, ठीक है, एक्सेलरेशन अल्फा, तो एक्सेलरेशन ही है, एंगुलर एक्सेलरेशन, तो अल्फा आ जाता है। तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी पड़ेंगी, और सेंटर ऑफ मास भी इस चैप्टर में पढ़ना है, पर वो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, है ना, उसको जाकर के उसके सारे वीडियोज आप देख सकते हैं, सेंटर ऑफ मास कैसे मोशन करता है, कि सेंटर ऑफ मास क्या है, वो सारी बातें, है ना। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि भाई आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन, और एंगुलर
डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिटेल में बात करेंगे, तो वहां पे इसको पढ़ेंगे पार्ट 2 के अंदर। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये जो मैंने टॉपिक बताया इसके बारे में बात करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।